एवरीवन, मैं अल्फिया नगरीवाला तथागत IAS अकेडमी से आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मिनरल्स पॉलिसी ऑफ MP 2010 की जो MP की मिनरल पॉलिसी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ GS पेपर मीन्स जो पेपर 1 है पार्ट 2 उसका ज्योग्राफी जहाँ पर हमको दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 11 मार्कर्स के फॉर्मेट में आपके लिए डिजाइन किया है। तो हमारे यहाँ पर दोनों पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। हम समझ भी लेंगे मिनरल्स पॉलिसी में क्या चीजें बताई गई है, साथ में हम उसको आंसर फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्जाम में अगर कभी आता है तो आप उसको प्रॉपरली लिख सको। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मिनरल्स पॉलिसी 2000 ऑफ MP। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, ऐसे टॉपिक जब आप कवर करो तो आप ये कोशिश करो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप उसी से जो ऑफिशियल PDF है उसी से आप इस टॉपिक को कवर करो, ना ही किसी बुक से या कहीं और सोर्सेज से। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सारे पॉइंट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो मैंने भी जब प्रिपेयर किया है तो मैंने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये सारी चीजें लेकर प्रिपेयर की है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मिनरल्स पॉलिसी 2010 की तरफ। देखिए, मिनरल्स रिसोर्सेज जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी नेशन के। और क्योंकि ये एक लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, अगर हम इसका एक्सप्लोरेशन जो है या इसका यूज जो है वो सस्टेनेबली नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल यूज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल्स रूल्स या माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में फॉर्म किया था, जिसके तहत उन्होंने कुछ रूल्स डिजाइन किए थे जो सभी स्टेट के लिए सेम थे। ठीक है, यूनिटी को ध्यान में रखते हुए। अब चेंजिंग सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, बदलते माहौल को ध्यान में रखते हुए और इन मिनरल्स का जो यूज हो रहा था, एक्सप्लोरेशन हो रहा था, उनकी जो अवेलेबिलिटी थी उसको ध्यान में रखते हुए 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए रूल्स, नई पॉलिसी, मिनरल्स पॉलिसी फॉर्म की 2008 में, जिसमें उन्होंने स्टेट्स को गाइडलाइन दी कि आप इनके जो भी मिनरल्स पॉलिसी है 2008 उसके ऑब्जेक्टिव्स के तहत आप अपने अपने स्टेट के लिए एक अपनी अपनी पॉलिसी बनाए, मिनरल्स पॉलिसी बनाए, जिसको ध्यान में रखते हुए, है ना, 2008 के रूल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ MP ने 2010 में मिनरल्स पॉलिसी डिजाइन की। ठीक है, अब इस मिनरल पॉलिसी का क्या यूज है, मतलब किस चीज के लिए लाई गई थी, है ना, ताकि प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन हो मिनरल्स रिसोर्सेज का। ठीक है, ऑप्टिमल यूज हो इनका, अगर ये एक्सप्लोर हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, है ना, तो इनका यूज जो है पूरी तरीके से हो, साथ ही साथ सस्टेनेबल वे में हो, यानी कि जो डैमेज पहुंच रहा है इन मिनरल्स को वो इतना भी ना हो कि ये वापस से रिपेयर ना हो सके। ठीक है, तो उस तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल यूज करने के लिए हमने इसको फॉर्म किया था पॉलिसी को। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, क्योंकि 11 मार्कर्स क्वेश्चन है तो हमको वर्ड लिमिट पता है 200, उस हिसाब से ही मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया है और कोशिश की कि सारे पॉइंट्स इसमें आपके लिए इंक्लूड किया जाए। तो अब देखिए, पहला हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रॉपर सर्वे हो, सारी चीजों का प्रॉपर सर्वे, प्रोस्पेक्टिंग एंड असेसमेंट हो। ठीक है, माने सर्वेक्षण जो हो रहा है मिनरल्स का, मिनरल कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट है, कौन से लैंड्स अवेलेबल है माइनिंग के लिए, तो इसका प्रॉपर सर्वेक्षण हो। सर्वेक्षण होने के बाद में जो मूल्यांकन हो रहा है, किस तरीके से यूज किया जा रहा है, वो भी जो है सही से हो। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जो स्टेट डायरेक्टरेट है जियोलॉजी का, इन दोनों के बीच का जो तालमेल है वो प्रॉपर हो, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, नई टेक्निक्स का, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निक्स का यूज किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए एक्सप्लोरेशन के लिए, नए मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए, पुराने मिनरल्स के जो यूज हो रहे हैं उसको भी, उसके लिए भी जो टेक्निक्स यूज की जा रही है वो नई हो, सिस्टमैटिक हो, साइंटिफिक तरीका हो। ठीक है, ये किस लिए हो, ताकि जो सर्वे हो, सर्वे करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे और स्टेट डायरेक्टरेट, तो जो सर्वे और असेसमेंट ये लोग कर रहे हैं इनका काम ही वही होता है, तो वो साइंटिफिक वे में किया जाए और प्रॉपर सस्टेनेबल किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर जो मिस हो गया है, आप ध्यान में रखिएगा इसको, कि एक फंड सेट किया गया है ना, मिनरल
डेवलपमेंट फंड, इसको बनाने की बात कही गई है। मिनरल डेवलपमेंट फंड को एस्टेब्लिश करने के बाद हर साल ये फंड बनाया जाएगा, हर साल बजट के थ्रू, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू इसको पैसा अलॉट किए जाएंगे। और ये किस चीज में यूज किया जाएगा? जाहिर सी बात है, सर्वेक्षण में, मूल्यांकन में, है ना। जो भी नए मिनरल्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। और हर जगह जो फंडिंग है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है या जो भी जो डायरेक्टरेट है, जो भी उनको फंडिंग होगी वो इसी फंड के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और मिनरल डेवलपमेंट फंड। तो ये 3 पॉइंट्स जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दूसरी बात कही, दूसरा पॉइंट, मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई कि जहां जहां पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जो जो माइनिंग के लिए हमने लैंड प्रोवाइड किया है ना, उनका प्रॉपर असेसमेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर हो। जिसके लिए क्या उन्होंने बताया कि जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी माइनिंग के लिए, लैंड लीज जो दिया जाएगा लैंड लीज पे, उसके लिए सारी एप्लीकेशंस जो है वो उसकी ट्रैकिंग कंप्यूटर बेस्ड होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो माइनर मिनरल्स है ना, हमने जब मिनरल्स वाला 11 मार्कर्स के क्वेश्चन देखे थे, उसमें हमने देखा था कि 8 मेजर मिनरल्स है और कुछ माइनर मिनरल्स है बाकी के। तो जो माइनर मिनरल्स है, छोटे छोटे मिनरल्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका अलॉटमेंट, लीज का अलॉटमेंट डिसेंट्रलाइज्ड किया जाएगा, यानी अलग अलग एजेंसीज को दे दिया जाएगा, या फिर हम देखें तो वो विलेज बेसिस पे या डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा, ताकि जल्दी से लैंड अलॉट हो और जल्दी से वहां पे एक्सप्लोरेशन हो, ठीक है। साथ ही साथ पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। क्यों? ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके, जिम्मेदारी तय की जा सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप समझ गए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। आपने लैंड अलॉट कर लिया माइनिंग के लिए, लेकिन वहां पर इलीगल कोई भी यूज ना हो उस लैंड का, माइनिंग इलीगल ना हो, जितना बोला गया है, जितनी लिमिट दी गई है उतना ही वहां पर माइनिंग हो, है ना, उससे एक लिमिट से ज्यादा ना हो, ताकि लैंड को डैमेज ना पहुंचे, ठीक है। इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग जो है बिल्कुल सस्टेनेबल हो, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इलीगल माइनिंग। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि पहले तो हम जो रूल्स है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। हर जगह पे चेक पोस्ट बनाएंगे, ताकि हर चेक पोस्ट पे सारी चीजें जो है, सारे परमिट्स वगैरह प्रॉपर चेक हो, कितना ट्रांसपोर्टेशन में कितना माल जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग कितना हो रहा है, साथ ही साथ मैन्युअली हो रहा है लोडिंग या अनलोडिंग, या फिर ये बोला गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हो, मशीन्स का यूज करके लोडिंग अनलोडिंग हो, तो वहां पर वो चीज भी चेक हो। तो सारी चीजें चेक हो, चेक पोस्ट बने, तो प्रॉपर रूल्स, पहले तो जो रूल्स है उनको और स्ट्रिंजेंट किया जाएगा, स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। दूसरा, जो परमिट दिए जाते हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिकली दी जाएंगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक परमिट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ई परमिट दिया जाएगा। जैसे वहाँ ई बिल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की जाएगी, ठीक है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सैटेलाइट का यूज करके डाटा जो है मॉनिटर किया जाएगा। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा का यूज करेंगे, ताकि सारी माइनिंग एक्टिविटीज को हम चेक कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, वो है ग्राम सभा को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रोल, वाइटल रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। क्या? ग्राम सभा को ये काम दिया गया है कि वो इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करे लोगों के अंदर, गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करे और उनको बताया कि इलीगल माइनिंग क्या होता है, और उन्हें रोकने के लिए, या फिर आप जहां पर देख रहे हो कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है, तो कैसे आप उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे उसको ध्यान में लेकर आएंगे, लोगों तक कैसे बातें फैलाएंगे, अवेयरनेस कैसे जनरेट करेंगे। तो उसका दायित्व जो है वो किसको दिया जा रहा है यहाँ पर? याद रखिएगा, ग्राम सभा को। ग्राम सभा एक्टिव रोल यहाँ पर प्ले करेगी। ये थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक माइनिंग। जो भी माइनिंग है, हमने पहले ही पॉइंट में देखा कि टेक्निक्स जो है, टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर लेटेस्ट यूज होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होगी। क्यों? ताकि वेस्टेज जो है वो जीरो हो, है ना। जो जीरो वेस्टेज प्रिंसिपल है उस पर ये पॉलिसी काम करेगी। दूसरा, जो मिनरल्स है उनका हमने देखा असेसमेंट जो होगा वो साइंटिफिक तरीकों से होगा। याद रखिएगा, साइंटिफिक असेसमेंट होगा मिनरल्स का। अब
ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास असेसमेंट के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉपर टेक्नोलॉजी तो हो लेकिन एक्सपर्ट्स ना हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाएगा। याद रखिएगा, इस पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ताकि उनकी एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सके। प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो, ठीक है, उनका टेक्नोलॉजी यूज करें, उनका एक्सपर्टीज यूज करें, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका मैन पावर यूज करें और प्रॉपर हम असेसमेंट करें, साइंटिफिक वे में सारे काम करें। ठीक है, अब पांचवी चीज यहाँ पर देखिए, लैंड यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि एक्सप्लोरेशन जो है वो इतना ज्यादा ना हो कि इकोलॉजी को ऐसा डैमेज पहुंचे जो रिपेयर ही ना हो सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने, सरकार ने क्या बोला कि जो लोकल बॉडीज है, एनजीओज है, ग्राम समाज है, इनको इम्पोर्टेंट रोल, हम एक वाइटल रोल, एक्टिव रोल प्ले करेंगे और ये लोग प्रॉपरली मॉनिटर करते जाएंगे, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको एक इम्पोर्टेंट रोल इनके द्वारा प्ले किया जाएगा। लैंड यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इनको साथ में एसोसिएट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पेरिफेरल एरियाज। याद रखिएगा, जहां पर भी माइनिंग हो रही है उसके आसपास के जो एरिया है, नोटिफाइड एरियाज है, वहां पर प्रॉपर रोड है या नहीं है ना। माइनिंग हो रही है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वहां से रिसोर्सेज हमको, मिनरल्स जो है वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे, है ना, फैक्ट्रीज तक, इंडस्ट्रीज तक या मार्केट तक। तो उसके लिए हमको प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो रोड्स वहां पर प्रॉपर है या नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी है या नहीं है, उसके अलावा और भी दूसरी सुविधाएं हो सकती है, रोपवेज हो सकते हैं, ताकि जो लोड वहां पर पड़ रहा है, ट्रैफिक जो वहां पर है वो कम हो, ज्यादा डैमेज ना हो, है ना, और पोल्यूशन ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा। तो अलग अलग स्कीम्स है, जैसे कि नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसके तहत, इस स्कीम के तहत यहाँ पर फंडिंग की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। ठीक है, अब क्योंकि हमने बात की है कि सस्टेनेबल यूज हो और इकोलॉजिकल डैमेज ना हो, इसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसे एरिया, है ना, ऐसे एरिया जो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है या जहां पर डैमेज होने की ज्यादा संभावना है, जो रिपेयर नहीं हो सकता है, उन लैंड्स को हम माइनिंग के लिए ना अलॉट करें। ठीक है, साथ ही साथ उनको नो गो एरियाज डिक्लेयर किया जाएगा। याद रखिएगा, जहां पर ऐसा डैमेज होने की संभावना है जो रिपेयर नहीं हो सकता है, सस्टेनेबल नहीं है जहां पर तरीका, उन एरियाज को हम माइनिंग के लिए नहीं अलॉट करेंगे। साथ ही साथ ऐसे ऐसे एरियाज जहां पर नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हम देखें कि अगर बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तभी हम अलॉट करें लैंड को माइनिंग के लिए, नहीं तो हम उन एरियाज को नो गो माइनिंग एरियाज डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, देन इंक्रीज इन मिनरल रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम धीरे धीरे, जो रॉयल्टी है वो बढ़ाते जाएंगे आने वाले सालों में, ताकि रेवेन्यू जो है वो ज्यादा हो, हमको फायदा ज्यादा हो। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि माइनिंग जो है वो मशीनें तो नहीं कर सकती, मशीनों को गाइड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए। लेकिन सिस्टमैटिक हो और साइंटिफिक तरीकों से हो, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली ट्रेन करें। ठीक है, एडिक्वेट फैसिलिटीज हम उन्हें प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तैयार किया जाएगा ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर जो मैं पहले मिस कर गई थी, आप याद रखिएगा, जब हम इकोलॉजिकल डैमेज की बात करेंगे तो एक पॉइंट और यहाँ पर दे रखा है, लैंड बैंक्स प्रिपेयर करने का। लैंड बैंक्स बनाई जाएंगी ताकि जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन है उसके लिए लैंड अलॉट किया जा सके। क्योंकि माइनिंग के लिए जब आप लैंड देंगे तो वो डैमेज होगा। ठीक है, हो सकता है फॉरेस्ट एरिया हो, वहां पर डैमेज हो, जैसे हमने देखा पन्ना में जब जो डायमंड के लिए जो जितना भी प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, तो वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व वगैरह को डैमेज पहुंच रहा है। अभी उसकी लीज खत्म हो गई है तो वो स्टॉप कर दिया गया है वहां पर, क्योंकि वहां का एनवायरमेंटल क्लियरेंस और लीज जो है वो खत्म हो गई है। तो अभी उसको वापस से क्लियरेंस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वहां पर इकोलॉजी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए
लैंड बैंक्स बनाए जाएंगे, जहां पर हम बहुत सारे ऐसे लैंड्स को एक पूरा डाटाबेस बनाएंगे, जहां पर लैंड्स होंगे जो कि अलॉट किए जा सके कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, लैंड बैंक्स बनाने की भी यहाँ पर बात की है। तो ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स है, लगभग सारे ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए आप कवर किए हैं, कोशिश की है सभी कुछ आपके लिए कवर हो जाए इस एक वीडियो में। तो आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।